चलो बेटा, कोऑर्डिनेशन में अब तक हम IUPAC, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सब कर चुके हैं। आज से हमको वर्नर्स थ्योरी शुरू करनी है। उसके पहले आप डाउट पूछ रहे हो, क्लास नोट्स में डाउट फिलहाल पूछा जा रहा है NCERT के एग्जाम्पल 9.2 का। कौन वाला बेटा? सर डी। डी वाला। सबको दिख रहा है नाइन्थ का डी सर वाला? इसमें नहीं। सर ये इसमें नहीं लिखा है। ये 9.2 का डी तो है बेटा। ये नाइन। नहीं सर, ये वो नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज का है क्या 9.2? सर वो पर एग्जाम्पल का तो नहीं है। ये अच्छा नहीं है तो 9.2 आते हैं भैया। सर एक मिनट, मैंने फोटो ली थी। ये है बेटा। ये है बेटा। हाँ सर। चलो, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल है ना अनमोल 9.2? यस सर। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे करना ये है कि नाम दिया होगा और फॉर्मूला बताना होगा, ऐसा ही है? यस। ठीक है बेटा, आइए प्रयास करें। अपन ने एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं तो हम, अच्छा है, डाउट्स के थ्रू बाकी लोग एग्जाम्पल भी कर लेंगे। अब देखो बच्चों, नाम लिखा हुआ है। अच्छा, नाम पहले किसका लिखा जाता है, लिगेंड्स का कि मेटल का? बोलो। सर कोबाल्ट। पहले नाम लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स का कि मेटल का? सर लिगेंड का। नहीं, हाँ, पहले नाम लिगेंड का, बाद में मेटल का। तो जब फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चों तो उल्टा काम करो। सबसे पहले ये देख लो कि मेटल कौन है। तो मेटल कौन है, कोबाल्ट +3 के स्टेट में। तो कोबाल्ट का सिंबल सबको पता है, CO होता है। और इसका +3 के स्टेट को मन में याद रखना, क्योंकि उसका नेट चार्ज हम ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर टांग देंगे। तो इसमें कोबाल्ट का कंट्रीब्यूशन जो है वो मैं लिखता जाता हूँ। कोबाल्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, +3। ठीक है। अब लिगेंड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला लिगेंड लिखा हुआ है डाई क्लोरिडो, मतलब क्लोरीन कितने हो जाएंगे बच्चों, 2। कोई तकलीफ? नो फिर सर। अगर कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो उसमें डाई ना लगा के बिस लगाने का प्रावधान है। तो बिस मतलब हाँ दो सर। हैं, कौन है, इथेन 1,2 डाई अमीन। इसको फॉर्मूला लिखते समय हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो हैं तो ये हो गया होल्ट वाइज, बस खत्म हो गया। फिर आ गया कोबाल्ट +3 का स्टेट। तो आओ नेट चार्ज निकाल लें। तो नेट चार्ज जब हम निकालने जाएंगे तो क्लोरीन पे -1 होता है, दो हैं तो ये हो जाएगा -2। EN न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे चार्ज हो जाएगा 0। तो बच्चों ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज चढ़ जाएगा, जो अंदर का समेशन होगा, यानी कि इसका +3, इसका -2 और इसका 0। +3 -2 कितना होता है, +1। तो 1। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चढ़ जाएगा +1। हेलो हाँ सर। बच्चों, एक बार शायद इसका नाम इन दैट केस गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये कोई सॉल्ट नहीं है और केवल एक कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखा हुआ हाँ है तो सर। इसके लास्ट में आयन जुड़ा होना चाहिए। अगर इस बच्चे ने नहीं लिखा और NCERT ने लिखा है तो ठीक है, नहीं तो आप जब लिखोगे तो आप आयन ज़रूर लिखोगे। हेलो, नहीं लिखा है सर, कोई एनसीईआरटी बात ने भी। कोई बात नहीं, यही लेकिन डाउट था। फॉर्मूला इसका ये होगा। पर अगर फॉर्मूले में एक कॉम्प्लेक्स है वो सॉल्ट के रूप में नहीं है, मतलब उसका काउंटर आयन नहीं बताया गया है और वो आयन ही है, तो उसके नाम में आप आयन ज़रूर जोड़ोगे। हेलो, हाँ सर। ठीक है, और बोलो बेटा। सर यही डाउट था कि इसमें जो कोबाल्ट है, तो ये अलग से तो नहीं है अगर आयरन नहीं लिखा तो? नहीं नहीं बेटा, आयन तो लिखना फिर चाहिए था। ये वही वाली बात है कि नाम लिख के फॉर्मूला पूछते हैं तो आपसे कॉमन सेंस लगवा सकते हैं वो। हम जब फॉर्मूले देख के नाम लिखेंगे तो पूरे नियम से लिखेंगे। ठीक है, और बोलो। हाँ सर। सर 9.3 का फर्स्ट वाला। 9.3 का फर्स्ट वाला, 9.2 ये हो गया। ये फिर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का ये बेटा कि किसका है? सर एग्जाम्पल का। यहाँ पे नहीं है क्या? ये तो एक्सरसाइज आ गई। 9.2 ही है ये तो। कौन सा जो नहीं दिख रहा है वही है क्या? सर 9.3 का। 9.3 नहीं है ये। नहीं सर।
रुको बेटा, फिर मैं एनसीईआरटी निकालूं एनसीईआरटी से। हाँ बच्चों, अगला पूछा जा रहा है 9.3 का ए। 9.3 का ए का एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है नाम लिखना है। ए है पीटी यानी कि प्लैटिनम, अमोनिया 2 है, सीएल 1 है, NO2 1 है। बच्चों अमोनिया का नाम क्या होता है बताइएगा? अमीन, स्टार्टिंग विथ ए। सीएल का नाम क्या होता है? क्लोरीडो, स्टार्टिंग विथ सी। और NO2 का नाम क्या होता है? नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसको कहते हैं नाइट्रीटो N। कोशिश यही किया करो आप यही वाला लिखो। जब फॉर्मूला पूछता है, जब फॉर्मूला पूछता है नाम लिखा रहता है तो वो कुछ भी लिखे, आप उसका एकदम ओरिजिनल वाला याद रखो। नाइट्रीटो N है ना, तो ये स्टार्ट होता है N से। वैसे सच्चाई है बच्चों, फॉर्मूला भी जब लिखा जाता है तो अल्फ़ाबेटिकली ही लिखा जाता है, लेकिन इसको अगर फॉर्मूला दे के नाम पूछते हैं तो पूछने वाला ऑल्टर भी कर सकता है, पर खैर ये तो अच्छा ही है क्योंकि इसने अल्फ़ाबेटिकली ही लिखा भी हुआ है, तो बस नाम लिखते हैं। इसमें डाई ट्राई विल नॉट काउंटेड इन अल्फ़ाबेटाइजेशन। तो अमीन कितने हैं? हाँ बेटा। सर मुझे ये जो पिछला वाला था उस वही डाउट है कि सर इसमें आयन क्यों नहीं लिखा। आइए पहले देख लेता हूँ ना बेटा, देख लेते हैं। अभी तक उसका तो पिछला वाला तो क्लियर है, अभी इसको सॉल्व करूँ। हाँ सर। पिछले वाले में डाउट बचा है कि ख़त्म होता है? यस सर। चलो इसका नाम बता रहा हूँ मैं आपको। 2 अमीन है तो लिखूंगा डाई अमीन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर क्लोरीडो 1 है तो लिखेंगे सिर्फ क्लोरीडो। फिर नाइट्रीटो N 1 है तो लिखेंगे नाइट्रीटो N। और फिर मेटल का नाम लिखेंगे, ये एनायन नहीं है, ये कैटायन नहीं है, ये न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगा, तो लिखेंगे प्लैटिनम। और फिर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? प्लैटिनम का नहीं पता तो X, अमोनिया न्यूट्रल होता है तो 0, क्लोरीन -1 होता है, एक ही है तो -1, और NO2 में भी -1 होता है, एक ही है तो -1। ओवरऑल बच्चों इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना है? कुछ भी नहीं, यानी कि 0। हेलो, तो X क्या आ गया बच्चों? +2। तो प्लैटिनम में पैरेंथेसिस में क्या लिख दिया अपन ने? +2। हेलो, हाँ सर। अब बच्चों ये बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स चार्ज्ड है? नो सर। बेटा अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसे किसी काउंटर आयन की भी आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि न्यूट्रल है तो आयन क्यों लिखोगे? हेलो, हाँ सर। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी तो हो सकता है, सामने आपके है। बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, यस सर। और पूछो बेटा। सर इसी का जो डी नहीं सर ई वाला। इसका ई वाला देख लो बच्चों। ई वाला है कैटायन है Hg और एनायन है COSCN4। अब बच्चों वैसे सच्चाई ये है कि ऐसे सवाल ट्रिकी भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल हमारा फैक्चुअल ज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं, पर एनसीईआरटी का सवाल है तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1-1 ही है। हालांकि 2-2 भी कटा हो सकता है, 3-3 भी कटा हो सकता है। अब इसके लिए फैक्चुअल ज्ञान क्या काम आएगा? फैक्चुअल काम ये काम आएगा बच्चों कि एक्चुअली मरकरी जो होता है ना बेटा, वो +1 के स्टेट में ही कंपाउंड बनाता है। हेलो, हाँ सर। तो ये जानकारी होनी चाहिए, हालांकि न भी हो, आप बोर्ड लेवल का सवाल है, आप यही मानो कि 1-1 था, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ अच्छे सवाल जब जेईई के सवाल देखोगे तो ज़रूरी नहीं है बेटा। तो सर हमको कैसे पता चलेगा? बेटा डी ब्लॉक में उतनी जानकारी होगी कि उस मेटल का कौन सा वर्जन स्टेबल है। आपको याद होगा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जब अपन ने पढ़ा था तो वहाँ पे ब्लैक कलर से जो एनसीईआरटी में थे, हमने उनको गोला मार के स्टेबल फॉर्म लिखा था। हेलो, यस सर। लेकिन वो फिर जेई की बात हो जाएगी। यहाँ पे हम यही मान रहे हैं कि कुछ नहीं है, मतलब 1-1, मतलब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -1 और मरकरी पे चार्ज है +1। हम सिंपली यही मान रहे हैं, आइए यही मान के करते हैं। चलो, तो सबसे पहले कैटायन मरकरी है, कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, लिखेंगे मरकरी। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हमेशा मेटल्स का लिख दिया करो, तो मरकरी आ गया रोमन नंबर 1 के स्टेट में। हालांकि कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी ऐसा काम करो नाम पैरेंथेसिस में लिख दो। क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक का है ना बेटा। अगर मान लो यहाँ सोडियम होता या मैग्नीशियम होता
तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि सोडियम अल्कली मेटल है, वो हमेशा +1 में होगा। मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, हमेशा +2 में होगा। लेकिन डी ब्लॉक वेरिएबल स्टेट के होते हैं ना, तो भले काउंटर आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर दो, कोई दिक्कत। नो सर। जैसे यहाँ पे पोटेशियम का नहीं किया अपन ने, क्यों? क्योंकि अल्कली है, पता ही है। डी ब्लॉक में वैरायटी होती है ना, इसलिए हम मेंशन करेंगे मर्क्यूरी 1 के स्टेट में। अब फिर कॉम्प्लेक्स में आते हैं। कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। 4 है तो टेट्रा। SCN क्या होता है? थायोसायोनेटो। और थायोसाइनेटो क्योंकि S से लिगेट कर रहा है इसलिए थायोसाइनेटो S। हेलो, हाँ सर। अच्छा, क्लास नोट्स में जब लिगेंड्स के नाम लिखे हैं हमने SCN माइनस को क्या लिखा है? अगर S से लिगेट कर रहा है सिर्फ थायोसाइनेटो लिखा है कि थायोसाइनेटो S लिखा है? सर सिर्फ थायोसाइनेट। तो और जब दूसरा वो N से लिगेट करता है तो क्या लिखा है? आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो बच्चों जहाँ थायोसाइनेटो लिखा है ना, वहाँ पे आप पेंसिल से या किसी अलग पेन से लिख दो थायोसाइनेटो S। क्यों? NCERT जो कहती है उसी को आप बेसिक याद रखो। हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो ये S लिख रही है तो आप भी S लिखो। तो ये हो गया थायोसाइनेटो S। लिगेंड का नाम खत्म हो गया। फिर आएगा कोबाल्ट, लेकिन क्योंकि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए लिखेंगे कोबाल्ट के आगे ATE, कोबाल्टेट, और पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वो निकाल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -1 है, कोबाल्ट का नहीं पता तो X, SCN पे होता है -1, 4 है तो -4। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है? नेगेटिव, यानी कि -1। तो X बराबर हो जाएगा बच्चों +3। कोई दिक्कत? हाँ सर। नो सर। बाकी लोगों कोई तकलीफ? कोई नहीं बोल रहा, आगे बोलो बेटा, डाउट। सर इन टेक्स्ट का 9.1 का 5th और 6th वाला। ठीक है, इन टेक्स्ट में 5th और 6th वाला, ये तो फॉर्मूला लिखना है। आइए फॉर्मूले लिखने की शुरुआत करें। शायद 5th वाला अपन कर चुके हैं, नहीं किया है? अच्छा, नहीं किया है, चलो 5th वाला पहले कर रहा हूँ बेटा। 5th वाला है डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। मतलब कैटायन हो गया कॉम्प्लेक्स, एनायन हो गया यानी कि काउंटर आयन हो गया नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है बच्चों? NO3-। तो मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होगा यहाँ पे आएगा 1, और क्रिस क्रॉस मेथड से NO3 के यहाँ पे क्या जाएगा? जो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा वो यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो, तो इतनी पोजीशन अपनी क्लियर है। अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में मेटल कौन है? प्लैटिनम, तो ये हो जाएगा Pt। उसके बाद 2 क्लोरीन है तो Cl2। उसके बाद बिस यानी कि 2 एथिलीन डायमीन है, मतलब En होल ट्वाइस। आइए कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकाल लें। तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्लैटिनम का स्टेट दिया हुआ है +4, क्लोरीन पे -1 होता है, 2 हैं तो ये हो जाएगा -2। एथिलीन डायमीन न्यूट्रल है तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0। अब खुद बताओ, कॉम्प्लेक्स कैटायन है अगर तो इस पे चार्ज क्या होगा? +4 -2 यानी कि +2। हेलो, हाँ सर। तो बच्चों यहाँ पे ये हटा देता हूँ मैं क्योंकि आपको समझ में आ गया, और इस गोले की जगह लगा देता हूँ मैं +2। लेकिन उस 2 को मैं यहाँ क्यों लिखूँगा? क्योंकि मुझे तो क्रिस क्रॉस से फॉर्मूला लिखना है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 2। हेलो, हाँ सर। बाकी लोगों दिक्कत? नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलो, नहीं लगाओ तो कम से कम अभी प्रैक्टिस ही के हिसाब से समझते रहो। हाँ तो बोलो भैया, अगर दिक्कत है तो दिक्कत पूछो। चलो नेक्स्ट, 6वां भी पूछा गया है। आयरन 3 है, हेक्सासाइनिडो फेरेट और ख़त्म। मतलब ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, कोई काउंटर आयन नहीं है। कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अच्छा नहीं, क्यों कॉम्प्लेक्स है? है ना आयरन 3, ये है ना आयरन 3। डी ब्लॉक का कैटायन है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा है। मतलब जो Fe है जो वो +3 का स्टेट है, और जो कॉम्प्लेक्स हिस्सा होगा उसका जो भी आए वो एनायन होगा। अच्छा,
तो ये जो आयरन पे +3 है ये 3 आ जाएगा इधर, हेलो, हाँ सर। और कॉम्प्लेक्स का जो भी नेट चार्ज होगा वो आ जाएगा इधर, हेलो। हाँ सर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स लिखते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिखते हैं कॉम्प्लेक्स का मेटल। कॉम्प्लेक्स का मेटल भी फेरेट है, मतलब क्योंकि एनायनिक है इसलिए लैटिन नेम यूज़ हुआ है, आयरन नहीं लिखा, और लैटिन नेम के साथ ATE जोड़ दिया गया है। तो ये कॉम्प्लेक्स का मेटल हो गया Fe। फिर लिगेंड्स लिख देते हैं। लिगेंड एक ही है, कौन है? साइनिडो यानी कि CN, और CN कितने हैं बच्चों? हेक्सा यानी कि 6। तो आइए इसका नेट चार्ज निकाल लें। Fe जो मेटल है उसका स्टेट है +2, CN पे चार्ज -1 होता है पर 6 है इसलिए ओवरऑल चार्ज आएगा -6। तो -6 + 2 मिलके बनेगा -4। -4 लिखा, यहाँ ऊपर जाना चाहिए लेकिन क्रिस क्रॉस मेथड से वो आ जाएगा यहाँ, हेलो। हाँ सर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। कोई तकलीफ़ बच्चों? नो सर। चलो बाकी लोगों, सर इसके बाद हाँ बोल दे बेटा, बोल दे बोल दे। 9.2 है उसका फिफ्थ वाला। 9.2 का फिफ्थ वाला, ये करते हैं। कोई तकलीफ़ नहीं बोल रहा है तो मैं बढ़ता जा रहा हूँ। 9.2 का फिफ्थ वाला देखते हैं। 9.2 का फिफ्थ है ये। नाम लिखना है K2। K2 में सीधे मैं लिख दूंगा पोटाशियम, पोटेशियम। ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स है और वो एनाइनिक है तो लेकिन पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। 4 है तो लिखूंगा मैं टेट्रा। यस। Cl है तो मैं लिखूंगा CHLORIDO, क्लोरिडो। PD एनाइनिक है, PD के लिए कोई लैटिन नेम नहीं है हमारे पास। तो लैटिन नेम है क्या PD के लिए कि नहीं है? पैलेडियम ही बस बोलते हैं ना। तो ये हो हाँ जाएगा सर। पैलेडियम। लेकिन डीएम तब लिखेंगे जब ये मेटल होगा। फिलहाल ये एनाइनिक है तो लिखेंगे प्लेन। अच्छा, ये आपको 8 में दिक्कत आई होगी। प्लेन हाँ सर। पैलेडी पैलाडेट। ये थोड़ा इंग्लिश बोलो तो बेटा बोलने से समझ में आ जाएगा। 8 जोड़ना है तो IUM हटा दो पैलेडियम का, क्योंकि IUM तो तब लिखते हैं जब वो मेटल जनरली IUM कहलाते हैं ना, पॉजिटिव आयंस। तो फिलहाल पैलेडेट लिख दो, है ना। अब पैरेंथेसिस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। तो आइए चेक करें, पूरे का ही ओवरऑल कर लो। तो पोटेशियम +1 होता है तो ये 2 है तो +2, पैलेडियम का नहीं पता तो X, क्लोरीन होता है -4, ओवरऑल मॉलिक्यूल 0 है। तो X कितना हो जाएगा? +2, तो रोमन नंबर में आ जाएगा 2। कोई तकलीफ? नो सर। बाकी लोगों, चलो नो अगला बोलो बेटा। सर। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बेटा, चलो हो गया, कर लेते हैं, किया है तो कर लेते हैं। बाकी लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि कई लोग जो नहीं किए हैं उनके लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। मतलब कम से कम एक आध देख लोगे तो कंफर्टेबल फील करोगे। और हाँ, इसमें बोलो बेटा। सर 9.6 का सेकंड वाला। 9.6 का सेकेंड वाला देख लेते हैं। 9.6 का सेकेंड वाला देख रहे हैं बच्चों अपन। सेकेंड वाला है, ये कह रहा है पोटाशियम यानी कि K लिख दिया। फिर कह रहा है टेट्रा, मतलब कॉम्प्लेक्स की बात हो गई है। टेट्रा क्लोरिडो पैले, देखो ये है तो पैलेडेट, मिल तो गया कॉमन सेंस। हाँ हाँ, सर। तो पैलेडेट मतलब PD, और टेट्रा मतलब 4 क्लोरीन, और नेट चार्ज निकाल लो। तो पैलेडियम पे है +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन पे -1 होता है, 4 है तो -4, ओवरऑल चार्ज आ जाएगा, ओवरऑल चार्ज आ जाएगा, नहीं सॉरी, +1 +1। ओवरऑल चार्ज आ जाएगा -2। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। अच्छा, तो इसका 2 और पोटेशियम का +1 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये 1 आ जाएगा इधर और ये -2 आ जाएगा इधर। कोई तकलीफ? नो सर। बाकी लोगों, 1 हालांकि हम नहीं लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हो आप। चलो अगला पूछो बेटा। सर सर इसी का सेवेंथ वाला। इसी का 9.6। सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला देख रहे हैं बच्चों अपन। सेवेंथ वाला है ये
फिर से कह रहा है पोटेशियम के लिख दिया, फिर ट्राई ऑक्सीलेटो मतलब कॉम्प्लेक्स चालू हो गया है, उसमें क्रोमेट है मतलब क्रोमियम है मेटल, ट्राई मतलब 3 है, ऑक्सीलेटो को हम ओ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राई है मतलब 3 हो गया, कॉम्प्लेक्स ख़त्म, नेट चार्ज निकाल रहे हैं, क्रोमियम पे स्टेट दिया हुआ है +3, ऑक्सीलेटो पे क्या चार्ज होता है बच्चों, चेक करो, -1 की -2, -2 होता है ना, सर हाँ सर -2, तो 2 3 जा हो जाएगा, -6 नेट चार्ज, तो ये +3 -6 मतलब कॉम्प्लेक्स पे आ गया -3, -3 आ जाएगा यहाँ, पोटेशियम का 1 आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। कोई दिक्कत? नो सर। और बोलो। सर 9.7 का फोर्थ वाला। 9.7 का फोर्थ वाला मतलब हो गया अपना फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाले का नाम लिखना है बच्चों, कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है, कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का, शायद लिखा भी वैसे होगा, तो पहला अमीन ए से चालू है तो लिख भी देता हूँ, 4 है इसलिए नाम शुरू होगा टेट्रा टेट्रा। अमीन, ए विद अ डबल एम, तो टेट्रा अमीन, यस। और सी एल एक ही है तो CHLORIDO क्लोरिडो, NO2 एक ही है तो नाइट्रीटो, हाइफन लगा के कैपिटल N फिर हाइफन, और मेटल है कोबाल्ट तो लिख देंगे कोबाल्ट, रोमन पैरेंथेसिस में लिख देंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, कोबाल्ट का नहीं पता तो X, अमोनिया न्यूट्रल है, क्लोरीन -1 एक ही है, NO2 -1 एक ही है, बाद आखिरी का Cl -1, मैं पूरे सॉल्ट का निकाल दे रहा हूँ तो 0, तो X आ गया 3, हेलो, हाँ सर। ये ख़त्म हो गया अपना कॉम्प्लेक्स, और फिर काउंटर आयन है Cl, तो CHLORIDE, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है वैसे ही इसका काउंटर आयन सिंपली क्लोराइड कहलाएगा। कोई तकलीफ? नो सर। और बोलो। नहीं सर। हो गया सर। बाकी लोगों ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम 4 5 6 7 डाउट पूछ ले गए, इसका अर्थ है आप लगा सर। अच्छा गाना सुनिए बेटा, देखो बेटा, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम आज जानते हैं ना कि भाई अब अंदर की ही हिस्सा नॉन आयनाइजेबल होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते इसलिए हैं क्योंकि वो नॉन आयनाइजेबल होता है, उसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये सब बात दुनिया को शुरू में तो नहीं पता थी। अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फादर कौन है? फादर है बच्चों वर्नर साहब। वर्नर साहब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लोग दुनिया में जानना शुरू किए थे, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की समझ वहीं से शुरू होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की समझ जहाँ से शुरू होती है वो हमारा अगला स्टामार्क है, और वो है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हालांकि सच्चाई है कि वर्नर साहब ने एकदम इसकी शुरुआत की थी, तो फादर ज़रूर कहलाते हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, पर यही बात है कि भाई धीरू भाई जो बना गया था, मुकेश ने तो आगे बना दिया है, तो वही वाली बात है, आज जो हम जानते हैं मॉडर्न थ्योरी है, पर हाँ शुरुआत इन्हीं से हुई थी। तो वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल ए, भैया उसने कुछ प्रपोज किया था, उसके कुछ पॉस्टुलेट्स थे, तो बोलेंगे मेन प्रपोजल ऑफ वर्नर थ्योरी आर एज फॉलोज, बोर्ड्स में पूछा भी जाता है। तो आइए, एक्चुअली वर्नर ने कहा था कि कोई भी मेटल जो होता है ना वो 2 प्रकार की वैलेंसीज रखता है। एक होती है प्राइमरी यानी कि आयनाइजेबल वैलेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मेटल जनरली नॉन मेटल के साथ सॉल्ट बनाए जाते हैं, तो उस ज़माने में लोग ये मानते थे, मतलब वर्नर ने ये दोनों को बताना शुरू किया कि भाई कई बार ना मेटल ऐसे होते हैं जो अपने साथ नॉन मेटल या यानी कि हालांकि आज हम उसे लिगेंड्स कहते हैं, पर वैसे आप अब जानते हो कि अगर मेटल किसी नॉन मेटल के साथ बनाएगा तो सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट का जो हिस्सा होता है नेगेटिव वाला वो तो आयंस के रूप में टूट जाता है, लेकिन हमको कॉम्प्लेक्स के बारे में पता है ना, नहीं टूटता इसका नेगेटिव वाला हिस्सा। तो इस वर्नर ने इसकी शुरुआत ऐसे की थी कि मेटल की 2 प्रकार की वैलेंसीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी जो कि आयनाइजेबल होती है, लेकिन एक और होती है सेकेंडरी जो कि नॉन आयनाइजेबल भी होती है। ये वही लिगेंड वाली थी, लेकिन लिगेंड नाम नहीं दिया गया था अभी। ठीक है, पॉइंट क्रमांक 2,
फिर उसने क्या है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैरेक्टराइज किया। तो अब नेक्स्ट लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसी की कैरेक्टरिस्टिक उसने जो डिफाइन किए, प्रपोज किए, पॉस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं ना उसके, वो क्या थे। उसने कहा जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना वो करस्पॉन्ड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को। मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ये दर्शाती है कि किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, प्राइमरी वैलेंसी हमारी आज की थ्योरी के हिसाब से होती है काउंटर आयंस। तो मान लो यहाँ पे काउंटर आयन 4 है, तो ये 4 ही ना यहाँ चढ़ के मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में मदद करेगा। इसके बिना निकाल पाओगे कि 4 है कि 3 है कि 2 है? नहीं निकाल पाओगे ना आज भी। तो उसने थ्योरेटिकली ये दुनिया को पहले यही कहा कि भैया जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल पे उसकी प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड करती है। दूसरा, इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव साइन। उसने कहा ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उस ज़माने में ऐसे नहीं मिले होंगे कॉम्प्लेक्स। तो जनरली आपने भी देखा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो डी ब्लॉक के ही कैटायन होते हैं। तो उसने कहा जनरली ना जो भी, हालांकि आज हम इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वर्नर ने अपने ज़माने में कहा था कि क्योंकि उस ज़माने में सारे ये कैटायन ही मिले थे, तो उसने कहा ये सब कैटायन होंगे और जो भी हमारा काउंटर आयन होगा, आज हम काउंटर आयन कह रहे हैं, उस ज़माने में हमने इसको क्या बोला, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी जनरली कौन होते हैं? नेगेटिव आयंस। हेलो, यस सर। हालांकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि हमने देखा है कॉम्प्लेक्स भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो जो काउंटर आयन है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन उस जमाने में उसने इसके प्रपोजल ना है, ये थोड़ी कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। उसने जो प्रपोज किया था फिर मॉडर्न थ्योरी ने उसको ठीक किया, लेकिन आपको बोर्ड में तो पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था कि द अटैचमेंट ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज शोन बाय डॉटेड लाइन। अब वर्नर के ज़माने पे ये कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला सिस्टम नहीं था। उसने जो भी प्राइमरी वैलेंसी की तरह बिहेव करते थे लोग, उसको वो डॉटेड लाइन से मेटल से जोड़ता था। कैसे, अभी हम देखेंगे, फिलहाल केवल जानकारी जान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, प्राइमरी के। फिर सेकेंडरी के उसने क्या कैरेक्टरिस्टिक बोले। सेकेंडरी का कैरेक्टरिस्टिक उसने कहा पहला कि इट रिस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। हमें आज पता है कि मेटल आयन से डायरेक्टली जितने एटम्स उसको लिगेंड की तरह लिगेट करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है। तो ये उसने भी कहा था, बस उसने ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली बात नहीं कहती, उसने कहा था भाई वो डायरेक्टली उससे जुड़े रहते हैं, प्लस माइनस का अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि आयंस में तो प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड थोड़ी बना होता है कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट। कोवेलेंट भले कोऑर्डिनेट जैसा ही होता है। हाँ, वर्नर के ज़माने से ये बोला गया था कि वो डायरेक्टली जुड़े रहेंगे और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर को दर्शाएंगे। सेकेंडरी यानी कि लिगेंड्स के लिए दूसरी बात, आज लिगेंड है, उस समय सेकेंडरी कहलाता था। कहता है इट मे बी सेटिस्फाइड बाय ईदर नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। हमको पता ही है लिगेंड नेगेटिव भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, हालांकि बाद में पॉजिटिव भी मिल गए। पॉजिटिव के 3 एग्जाम्पल लिखे हैं ना अपन ने, हेलो, हाँ, लेकिन मोस्टली नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीशी, क्योंकि लिगेंड को बेस की तरह बिहेव करना है तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये बात भी सही है। वर्नर की तीसरी बात थी सेकेंडरी वैलेंसी के लिए कि लिगेंड्स आर डायरेक्टली, अच्छा बच्चों ये लिगेंड्स नाम नहीं आना चाहिए, आपको क्या लिखना चाहिए, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या लिखोगे यहाँ पे, सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्टली अटैच टू मेटल आयन बाय सेकेंडरी हैं एंड शोन बाय, अच्छा ये अच्छा लिगेंड्स ना लिख के आप लिखो बच्चों ग्रुप्स। क्या लिखोगे आप, ग्रुप्स। क्यों, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लिगेंड्स नाम मत लिखना, है ना। तो ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच टू मेटल आयन बाय सेकेंडरी वैलेंसी एंड शोन बाय थिक लाइन। एक्चुअली ये पॉइंट में फालतू की इंग्लिश लिखी हुई है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, वर्नर ने ये बताया था कि जो भी प्राइमरी वैलेंसी होगी उसको हम डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे और जो सेकेंडरी होगी उसको हम फिक्स लाइन से जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली जुड़े होते हैं। अच्छा, नॉन आयनाइजेबल भी होते हैं, तो नॉन आयनाइजेबल है इसलिए शक्ति से जुड़े हैं, शक्ति को हम दर्शा रहे हैं फिक्स लाइन से, और जो आयनाइजेबल हैं उनको ढिलाई से दिखा रहे हैं हम डॉटेड लाइन से। ये वर्नर के ज़माने की बात है। नेक्स्ट, अगला, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन कैरेक्टर एंड गिव्स राइज टू अ स्पेसिफिक स्पेशियल
SPAR नहीं होगा बच्चों, स्पेशियल, SPATIAL, स्पेशियल अरेंजमेंट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा टू द कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों ये समझ लो, क्योंकि ये मैंने पहले भी छुड़वाया हुआ है आपको, ये पहले इंग्लिश समझ लो। आइए इसकी इंग्लिश समझे। देखो बेटा VACPR थ्योरी जानते हो? हाँ सर जानते हैं। VACPR थ्योरी क्या होती है? सेंट्रल एटम से जो भी कंबाइनिंग एटम जुड़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, वो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में एक शेप अक्वायर कर लेते हैं ताकि उनका रिपल्शन मिनिमम हो सके। हेलो, हाँ सर। अच्छा, तो जो शेप अक्वायर होता है वो कैसा होता है? आइए इसको चेक करें। जनरली बच्चों जो देखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल का पहले इंग्लिश पढ़ देता हूँ कि शेप ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अच्छा, पॉलीहेड्रा मतलब कोऑर्डिनेशन, पॉलीहेड्रा मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल जब अपनी सेकेंडरी सो कॉल्ड वैलेंसीज, जिसे हम लिगेंड जानते हैं आज की तारीख में, के साथ जुड़ता है तो फिक्स्ड जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो वर्नर ने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जब फिक्स्ड जुड़ा है तो भाई वो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह है, और उनका भी जो उसके अराउंड अरेंजमेंट होगा वो ऐसे होगा ताकि मिनिमम रिपल्शन हो उन कंबाइनिंग सेकेंडरी वैलेंसीज में या आज के ज़माने के लिगेंड्स में। तो बच्चों ये शेप ना अक्वायर कर लेंगे, इन शेप्स को हम जनरली कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इसमें मेटल को हम M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेंट्रल एटम को और लिगेंड्स को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहाँ लिख सकते हो L इज़ अ सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। तो यूनिडेंटेड लिगेंड भी कह सकते हो, सेकेंडरी वैलेंसी भी कह सकते हो। चलो, तो अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर एक सेंट्रल एटम से 6 लोग जुड़े हैं तो शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ये कैसे दर्शा रहा है कि ये आउट ऑफ द प्लेन, ये आउट ऑफ द प्लेन, ये इनसाइड द प्लेन, ये इनसाइड द प्लेन। इसने क्या बना लिया बच्चों? स्क्वायर। और एक ऊपर एक नीचे, तो ये बन गया ऑक्टाहेड्रल। हेलो, तो मतलब ML6 में शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ML4 सर 2 बॉन्ड एक प्लेन में, एक आउटसाइड एक इनसाइड, मतलब टेट्राहेड्रल। अगर ये चारों एक प्लेन में हुए तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर प्लेनर। सर क्यों होंगे? अरे ये तो टेट्राहेड्रल होने चाहिए ना सर, 4 हैं। क्यों होंगे? भले लोन पेयर दिखा नहीं रहा है, आप में इतनी समझ होनी चाहिए, ऊपर और नीचे किससे घिरा होगा ये मेटल? लोन पेयर से। इसलिए ये चारों के चारों एक प्लेन में आ जाएंगे। हेलो, यस। लेकिन क्या मैं मेटल के रिस्पेक्ट में लिगेंड देख रहा हूं कि लोन पेयर भी दिखाने मेरे को? नहीं, मैं तो मेटल के रिस्पेक्ट में लिगेंड ही देखूंगा ना, न्यूक्लियस की पोजीशनिंग। तो वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है 4 के केस में, लोन पेयर दिखाऊंगा नहीं मैं यहाँ पे। बात समझ रहे हो ये क्यों एक प्लेन में आए? हेलो, यस सर। तो एक्चुअली बच्चों ML4 के केस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। सर कब क्या होगा आगे चर्चा करेंगे अपन। नेक्स्ट, ML5 का शेप क्या हो जाएगा बच्चों? 3 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट, ML5 की एक और पॉसिबिलिटी है। अच्छा रुक जाओ, पॉलीहेड्रा में एक एग्जांपल और था, क्या लिगेंड्स के साथ जो फिक्स कराने के लिए वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अक्वायर करता है, और अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी वो स्ट्रक्चर हम हमेशा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। हेलो, हाँ। अब आप कहेंगे कि सर ML3 ML2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नेचर में बच्चों इन जनरल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखे जाते हैं ना, वो 4 से लेके 6 तक के लिगेंड्स के साथ ही नेचर में पाए जाते हैं मोस्टली, इसलिए उन्हीं का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। बाकी VACPR हमें भले पता हो, पर वैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेचर में
प्रोमिनेंटली नहीं मिलते, इसलिए हम उनका स्ट्रक्चर भी नहीं लिख रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वर्नर थ्योरी में आगे बढ़ रहे हैं। अब जो वर्नर थ्योरी को बच्चों ये वाली बात कंक्लूजन मिला यहाँ से, अब ये थ्योरेटिकल बात खत्म होती है वर्नर थ्योरी की। क्या कि वर्नर थ्योरी क्या है, उसके पॉस्टुलेट्स क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेकेंडरी क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये खत्म होता है। अब बात ये आती है कि वर्नर के टाइम पे वर्नर को ये पता कैसे चला कि वैलेंसीज दो प्रकार की होती हैं। बच्चों एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी बताती है और ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली वर्नर ने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा। वर्नर ने क्या किया कि एडिशन कंपाउंड्स को लिया और एडिशन कंपाउंड्स में उसने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट। क्या ऐड किया? सिल्वर नाइट्रेट। एडिशन कंपाउंड्स में जब वर्नर साहब ने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया बेटा, तो उसने ऑब्जर्व क्या किया, यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख के करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब उसने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया बेटा, तो जो एडिशन कंपाउंड का वो इस्तेमाल कर रहा था ना, वो अलग अलग थे। एक बार उसने यूज़ किया एक एडिशन कंपाउंड COCl3.6NH3। क्या यूज़ किया? COCl3.6NH3। इसका रंग था येलो। अच्छा, जब इस कंपाउंड पे, इस एडिशन कंपाउंड को पानी में डाल के, तो पानी में डाल लेंगे तो कायदे से एडिशन कंपाउंड तो सारे आयंस पे टूट जाना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें तुम सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो हमें एक बात पता है, वर्नर को भी पता थी, आप भी जान लीजिए कि बच्चों क्लोराइड आयन ना सिल्वर के साथ जुदा नहीं रह पाते। सिल्वर नाइट्रेट एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा पूरा Ag+ और NO3- आयन में टूटेगा, लेकिन Ag+ आयन ना Cl- को देख के एकदम बोरा जाते हैं और AgCl बन के PPT हो जाते हैं। हेलो, अच्छा, उसने क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी वाइज एनालिसिस किया और एनालिसिस ये था कि जब उसने 1 मोल इसका डाला और सिल्वर नाइट्रेट उसने सफिशिएंट डाला और ऑब्जर्व किया कि 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुए। कितने? 3 मोल। अच्छा, इससे उसने कंक्लूड क्या किया कि ये जो COCl3.6NH3 है, इसमें 6 अमोनिया तो फिक्स्ड हैं, किसके साथ? कोबाल्ट के साथ, लेकिन 3 क्लोरीन जो हैं वो आयनाइजेबल हैं, मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी है। हेलो, हाँ सर। अच्छा, वर्नर इस चीज को कैसे दिखाता था, जरा यहां गौर कीजिए। कोबाल्ट उसने बीच में रखा, उसने कहा सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। किसकी? अमोनिया की। हेलो, हाँ सर। स्पेक्ट्रोस्कोपी करके उसका शेप भी दिख गया। आप बताइए ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं हम? उसने बोला था ना एक जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो एक फिक्स्ड शेप देगी इसको। तो देखो कोबाल्ट बीच में लगाया, 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया, स्क्वायर में एक ऊपर एक नीचे, बन गया ऑक्टाहेड्रल अमोनिया के रिस्पेक्ट में। हाँ सर। अच्छा, जो आयनाइजेबल हैं और प्राइमरी वैलेंसी हैं वो कितनी है? तीनों क्लोरीन आयनाइजेबल हैं। क्यों? क्योंकि 3 मोल AgCl मिल रहा था। आयनाइजेबल वैलेंसी को लगाने का कोई तरीका नहीं है बच्चों, क्योंकि वो शेप तो अक्वायर करेगा नहीं, तो कहीं भी लगा दो। जैसे रैंडमली इसने डॉटेड लाइन से 1 Cl लगाया, 2 Cl लगाया, 3 Cl लगाया। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो बच्चों ये फोटो एक्चुअली किसके अकॉर्डिंग बन गई? वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, लेकिन हमने साथ में ये भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम देखो यहाँ पे हमने ऊपर जब टेबल बनाई है तो लिखा भी हुआ है कि भाई एडिशन कंपाउंड क्या था, AgNO3 डालने पे AgCl जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है वो कितना ऑब्टेन हुआ। और यहाँ लिखा है बच्चों मॉडर्न नोटेशन, कटा हुआ है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे? मॉडर्न नोटेशन। मॉडर्न नोटेशन मतलब आज के ज़माने के हिसाब से आप ये कैसे लिखोगे। तो मॉडर्न नोटेशन आप बताओ इस केस में क्या होगा? सर कोबाल्ट है, सर 6 अमोनिया है, सर ये कॉम्प्लेक्स है और क्लोराइड काउंटर आयन है तो Cl। यहाँ पे आ जाएगा 1 तो Cl पे लग जाएगा 3। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट पे +3 स्टेट आ जाएगा। तो 3 क्लोरीन देखो आयनाइजेबल हो भी गए। हेलो, बाकी लोगों? यस। अच्छा,
अब ये एक और बात बोल दूं मैं, ये जो कलर अलर है ना, और ये वाली बात आप बोर्ड के हिसाब से भूल भी सकते हो। मैं केवल आपको एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हुआ एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि वर्नर इस बात तक पहुंचा कैसे था। ठीक है, उसने सेम फिर दूसरा कंपाउंड यूज किया। सेम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोबाल्ट भी था, क्लोरीन भी था, अमोनिया भी था, पर इसका फॉर्मूला एडिशन कंपाउंड है COCl3 और 5 अमोनिया। जब इस पे इसका रंग भी पर्पल था। अच्छा, जब इस पे इसने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो AgCl 2 मोल आए। इससे क्या साबित होता है? 3 क्लोरीन में से कितने क्लोरीन आयनाइजेबल हैं? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना आ रहा था? क्योंकि शेप आ रहा था ऑक्टाहेड्रल, मतलब 6 सेकेंडरी वैलेंसी होगी। 6 सेकेंडरी वैलेंसी कैसे होगी? देखो मॉडर्न थ्योरी से खुद देख लो। कोबाल्ट अंदर, 5 अमोनिया बाहर, और 5 अमोनिया लिगेंड और 1 Cl लिगेंड। लिगेंड मतलब प्राइमरी, लिगेंड मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। हेलो, कॉम्प्लेक्स बंद और बाहर हो गया एक Cl2। हेलो, क्यों Cl2 बाहर हुआ? क्योंकि 2 AgCl निकल रहे हैं, मतलब 2 आयनाइजेबल होंगे। हेलो, अब वर्नर, इतना जरूर पता होना चाहिए आपको, वर्नर थ्योरी इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगी। देखो मैं आपके लिए एक बार बना भी देता हूं इसको, थोड़ा सा आपको अच्छा लग जाएगा। देखो, कोबाल्ट बीच में आ गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे दर्शाओगे सर? 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया, 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन। तो लिख भी देता हूं, ये सर NH3 लिगेंड, सेकेंडरी वैलेंसी, 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 और एक लिगेंड है क्लोरीन, सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा, अब प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2 क्लोरीन है। हेलो, क्योंकि वो आयनाइजेबल है तो 1 क्लोरीन लेट से मैंने डॉटेड लाइन से ऐसे जोड़ दिया, 1 क्लोरीन मैंने डॉटेड लाइन से ऐसे जोड़ दिया। अब ये आपको वर्नर थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। एक्चुअली बच्चों, वो उसने क्या कहा था, जो आयनाइजेबल यानी कि प्राइमरी वैलेंसी होगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिसाइड करेगी। अब बच्चों एक्चुअली कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो भले ये 1 क्लोरीन भी तो उस पर -1 का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। हेलो हेलो, तो इसने 1 क्लोरीन को वर्नर ने क्या किया, सॉलिड लाइन से भी जोड़ा और डॉटेड लाइन से भी जोड़ा। क्यों? क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो इसका -1 डिसाइड करेगा, तब ना ये +3 पे आएगा। तो बोला, वर्नर ने कहा ऐसा ग्रुप जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों के काम कर रहा है, उसको हम कहेंगे इसके पास कैसा नेचर है? ये आपको वर्नर के लिए, हालांकि है को बेकूफी, लेकिन वर्नर के लिए कई लोग सवाल पूछते हैं, तो पूछते हैं कि भाई कितने लोग डुअल नेचर रख रहे हैं? तो क्लोरीन। क्यों? क्योंकि है नॉन आयनाइजेबल, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी ये भी डिसाइड करेगा, इसलिए प्राइमरी वाला काम भी कर रहा है। हेलो, ठीक है। तो शायद आपको ये फोटो दिख रही होगी, ये फोटो यहाँ बनाई भी है इस बच्चे ने। अब आप थोड़ा सा इसको समझ पाओगे, भले थोड़ा कटी अटी है, अब आपको दिख रही होगी अच्छे से, क्योंकि समझ आएगी शायद। देखो, कोबाल्ट उसने बीच में रखा, पहले तो उसने ऑक्टाहेड्रल बना दिया अमोनिया और क्लोरीन के साथ, और 2 क्लोरीन उसने डॉटेड जोड़े, और एक जो डबल है उसको डॉटेड भी जोड़ा है। हालांकि इसने जो लेफ्ट वाला क्लोरीन जोड़ा हुआ है बच्चों, देख लीजिए, वो लेफ्ट वाला क्लोरीन सॉलिड लाइन नहीं होगा, ये कैसी लाइन होगा? है ना, ये गलत जोड़ा हुआ है। कोई तकलीफ बाकी लोगों? अफर्मेशन चाहिए मुझे। नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सोते रहिए, आप ही के लिए नुकसान है। हाँ, धन्यवाद बेटा। चलो नेक्स्ट। अब हालांकि एक एग्जांपल बच्चों, आप लिखना भी नहीं, या लिखना हो तो चलो लिख लेना, मैं समझा दे रहा हूँ। सेम बात है बच्चों, ग्रीन कलर का था, 4 अमोनिया और COCl3, AgCl डाला तो 1 मोल निकला, मतलब 3 क्लोरीन में से केवल 1 आयनाइजेबल होगा। मॉडर्न थ्योरी मैं पहले बता देता हूँ। मॉडर्न थ्योरी, हालांकि यहाँ फॉर्मूला लिखा नहीं है, नहीं लिखा तो है, नीचे लिखा है, लेकिन उस बच्चे ने गलत फॉर्मूला लिखा है। क्यों? क्योंकि कितना आयनाइजेबल क्लोरीन होगा बच्चों? केवल 1, वो इसने लिखा नहीं है, वो काउंटर आयन बाहर होगा। कोबाल्ट अमोनिया 4, Cl2 2, अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मैंने 6 लोग लगा दिए, 2 क्लोरीन और 4 अमोनिया। ये जो 2 क्लोरीन है वो ड्यूअल नेचर करेंगे, लिखा हुआ है ड्यूअल नेचर, 2 क्लोरीन है। जो 1 क्लोरीन और है जो कि अनइजेबल है, उसने बनाया नहीं है, वो कैसे बनाना चाहिए हमको?
कोई तकलीफ? इसका रंग रंग जरूर, लेकिन रंग बच्चों एडवांस के लिए याद रखना, मेंस के लिए भी नहीं। नेक्स्ट है एक COCl3, ये भी एडिशन कंपाउंड था, रंग भी अलग था वॉयलेट कलर का, लेकिन हमको कोई भी AgCl PPT नहीं होगा, मतलब इसमें कोई भी काउंटर आयन नहीं होगा, क्योंकि 3 हैं तो 6 के 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होंगे और ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हेलो, 3 क्लोरीन डुअल नेचर कर रहे हैं। हेलो, आगे बढ़ाओ बच्चों। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का आता भी है, थ्योरी है। क्या है थ्योरी बच्चों? आइसोमरिज्म। आइए, ये स्टामा करके इंट्रोडक्शन नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना भी चाहिए, इंट्रोडक्शन धोखे से लिख दिया है, इसको टॉपिक ही लिखना चाहिए आइसोमरिज्म। क्या टॉपिक लिखना चाहिए इसको? आइए, अगला स्टामा है कि आइसोमरिज्म। अरे सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC किया था, वो आइसोमरिज्म दिखाते थे, ये भी और इनका भी IUPAC की, ये भी आइसोमरिज्म दिखाएंगे। हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि आइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म। सर यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला VACPR थ्योरी से स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, तो अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। ये देखें, आइसोमरिज्म क्या होता है पहले याद करते हैं। बोलता है कॉम्प्लेक्सेस जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है या आयनिक फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं जनरली, दैट इज सेम केमिकल कॉम्पोजिशन लेकिन डिफरेंट ढांचा यानी कि अरेंजमेंट। तो आइसोमर्स, दिस फिनोमेना, द फिनोमेना दैट गेव राइज टू डिफरेंट आइसोमर्स इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। हेलो, और ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स कहलाएंगे। कोई तकलीफ? अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ये भी 2 प्रकार के आइसोमरिज्म दिखाते हैं, ये भी स्ट्रक्चरल भी दिखाते हैं, ये स्टीरियो भी दिखाते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट लिखा हुआ है। स्टीरियो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर दोनों सेम, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला मतलब ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, वो डिफरेंट। मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर भी दिखाते हैं, स्टीरियो भी दिखाते हैं। कोई तकलीफ? अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ है बेटा। वहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होती थी? चेन, पोजिशनल, मेटामर्स, टॉटोमर्स ना, ये इनकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अलग ही है और ये बहुत पूछी जाती है बच्चों बोर्ड्स में। ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दिखाते हैं। पहला आयनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेशन या सॉल्वेशन या हाइड्रेट या सॉल्वेट, तीसरा कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन, आखिरी लिंकेज आइसोमरिज्म। ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दिखाते हैं। हेलो, अच्छा, स्टीरियो आइसोमरिज्म ये सेम दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आइए इन अलग अलग आइसोमरिज्म को समझ लें, क्योंकि इनकी डेफिनेशन 1 नंबर की लिखने को आती है और जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो याद रख लें। ठीक है, आइए, बहुत ज़रूरी है बोर्ड्स के लिए बच्चों ये बात। आइए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म निपटा रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पहला हम लिख रहे हैं आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। बहुत आसान है, एग्जाम्पल से 1 सेकेंड में समझ आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल दिखाऊं सीधे, कोई भी एक एग्जाम्पल बच्चों याद भी रख लेना है ना। देखो, ये 2 कंपाउंड्स को देखो, कोबाल्ट ब्रोमीन 5 अमोनिया सल्फेट, कोबाल्ट 5 अमोनिया सल्फेट और बाहर ब्रोमीन, शायद आपको दिख भी रहा होगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए, एग्जैक्ट सेम है, चेक कर लो। अरे हाँ भी बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हेलो, फर्क पता है क्या है? कभी जो काउंटर आयन और लिगेंड था वो पलटी हो गया, तो आयनाइजेशन जो आयनाइजेबल पार्ट है वो लिगेंड से पलटी भी होता है और अलग अलग कंपाउंड्स नेचर में ऐसे मिलते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो गया। नाम में भी आप बोल सकते हो, यहां पे आप इसको कहोगे ब्रोमीडो और बाहर कहोगे इसको सल्फेट, इसको लिगेंड है तो कहोगे सल्फेटो और बाहर कहोगे ब्रोमाइड, क्योंकि काउंटर आयन बन गया। हेलो,
तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बदल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये आइसोमर्स हो गए। कौन से? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में कौन से? आयनाइजेशन। इंग्लिश पढ़ देता हूं। कहता है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस विच हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला लेकिन गिव डिफरेंट आयंस इन सोल्यूशन और आयनाइजेशन आर कॉल्ड, भाई काउंटर आयन बदल रहा है तो पानी में जाके अलग अलग आयंस देंगे, तो ये डेफिनेशन हो गई। हेलो, हाँ इंग्लिश लिखी हुई है कि ये क्यों होता है? इट अराइज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयंस। लिगेंड और काउंटर आयन पलट जाते हैं। आसान सा है बेटा, एक भी एग्जांपल लिख लो तो पर्याप्त है, यहाँ तो 2 लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बच्चों दूसरा है हाइड्रेट या सॉल्वेट। कई बार आप इंग्लिश में देखोगे हाइड्रेशन या सॉल्वेशन आइसोमरिज्म भी लिखा रहता है। ये भी बहुत आसान है। कैसे सर? बेटा सीधा एग्जांपल देखो, अच्छे से समझोगे। जैसे कि कहता है COCl3.6H2O को हम ले रहे हैं। COCl3.6H2O के आइसोमर्स दिखा रहा हूं मैं आपको। कैसे? हाइड्रेट या सॉल्वेट। एक्चुअली अरे ये तो खत्म हो गया, रुक जाओ बच्चों, मीटिंग आईडी में आपको फिर हाइड्रेट या सॉल्वेट। अब बच्चों हाइड्रेट या सॉल्वेट ना आयनाइजेशन का ही भाई है। कैसे? आओ देखें। देखो बेटा, अच्छा उल्टा कर देता हूं। अब बच्चों ये जो रंग है ना, ये रंग एक्चुअली एडवांस के लिए ज़रूरी है। एडवांस को ना रंग बहुत पसंद है। बोर्ड और मेंस में आप रंग को छोड़ सकते हो, तो फिलहाल तो छोड़ ही दो। अच्छा, अगर आप ऑब्जर्व करो तो मतलब एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल बात ये है कि बच्चों ये जो अलग अलग कंपाउंड्स है ना, ये अलग अलग कंपाउंड्स के वाकई में रंग भी अलग अलग है। भले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ढांचा अलग होने के कारण रंग का भी फर्क है। अब हालांकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम देखेंगे भी कि रंग का क्यों फर्क आ गया यार, तो हम उसको समझेंगे क्योंकि लॉजिकल रीजन है उसका भी, है ना, आगे देखेंगे। अच्छा, फिलहाल हम आइसोमेरिज्म समझ रहे हैं। तो ये तीनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है बच्चों, चेक कर लो। क्रोमियम 1 है, क्लोरीन सब में 3 है, पानी सब में 6 है। ये भी आयनाइजेशन की तरह है। क्यों? क्योंकि कई बार पानी लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है और कई बार वही पानी आयनाइजेबल काउंटर आयन नहीं है भले, पर वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। बात दिख रही है सबको? हेलो, सर। जब एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो ब्लूइश ग्रीन है, 2 है तो ग्रीन है, और जब कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो वॉयलेट रंग का है। खैर ये रंग आप भूल भी सकते हो, पर शायद अब आप सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर्स कौन होते हैं वो समझ पा रहे हो। आइए अब इसकी इंग्लिश पढ़ा दूं तो आप और एग्जाम्पल बात आसानी से समझ लोगे। कहता है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज सिमिलर टू आयनाइजेशन, मैंने बोला ही आपको। लेकिन सॉल्वेट या हाइड्रेट तब कहते हैं जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये आयनाइजेशन वाला काम करे। तो वही बोल रहा है, जब पानी यानी कि H2O कैन बी प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स इन 2 ways, एज अ लिगेंड दैट इज एज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कहता है हाइड्रेट आइसोमर और ऑब्टेन्ड ये तब मिलते हैं when H2O molecule present as water of crystallization are exchanged by coordinate groups और ligands present in the coordination entity। या पता नहीं इंग्लिश क्यों लिखी है, ये इंग्लिश बड़ा करने के लिखी है कि भैया अगर 1 नंबर या 2 नंबर की थ्योरी है तो उसी चीज को अगर अलग से इंग्लिश में लिख दो। इसमें कोई नया तो कुछ तरीका है वो मैं आपको बता दिया हूँ। एग्जाम्पल ये उसका उठाया और नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन्ड है। कोई तकलीफ? तो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो गए बेटा। 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बाद आगे बढ़ते हैं। 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बाद तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म या कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये क्या है? एग्जाम्पल देख लो बच्चों, समझ में आ जाएगा। जैसे ये 2 एग्जाम्पल, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। चेक कर लीजिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाँ सर, कोबाल्ट है, मतलब इसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। आपको दिख रहा होगा लिगेंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं मेटल्स के बीच में। हेलो, हेलो, यस। जब कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया थे तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था, लेकिन जब क्रोमियम के साथ 6 साइनाइड आए तो वो कैटायनिक, तो हाँ, तो ये कैटायनिक बन गया। हेलो, हेलो, हेलो,
सर। मतलब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है सर कि पहले कोबाल्ट के साथ अमोनिया था, अब कोबाल्ट के साथ, यार ये फ़र्क क्या है? अभी भी तो सेम है, कोबाल्ट और अमोनिया 6, क्रोमियम और ये तो अलग सेम ही है यार। नहीं बच्चों, एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिए, कैसा बच्चा है यार ये जेई में रैंक लाया है। हालांकि अनमोल के भी नोट से मैं 11वीं वालों पढ़ाता हूँ, भयंकर गलती लिखती है ये भी। सर साफ सुथरे तो रहते हैं। हाँ, साफ सुथरे की कोई तो, साफ सुथरे तो बेटा ये भी हैं। हाँ तुम्हारे, लेकिन ये है कि अच्छा साफ सुथरे नोट्स हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है। देखो बच्चों, ये आ गए अपन, अच्छा तो नेमिंग है, तो ज्योमेट्रिकल, स्टीरियो, ऑप्टिकल है। हाँ बच्चों ये आ गया आपका। अभी अपन कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे बच्चों? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ना। कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, बता तो दो। अच्छा, आयनाइजेशन और हाइड्रेट पढ़ लिया था, कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे तो आइए एग्जांपल एनसीईआरटी से देख लें। देखो बेटा, एनसीईआरटी जो एग्जांपल यूज़ कर रही है वो यूज़ कर रही है कोबाल्ट 6 अमोनिया, क्रोमियम 6 अमोनिया। हाँ तो देखो पलटी है ना, क्रोमियम 6 अमोनिया, कोबाल्ट 6 CN। हेलो, उस बच्चे ने गड़बड़ लिखा है। हेलो, दिख रहा है? हाँ सर। यहां पे कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, यहां कोबाल्ट के साथ साइनिडो है, मतलब लिगेंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन मेटल्स। लेकिन ये तभी हो सकते हैं जब कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स हो। हेलो, हाँ सर। बात समझ में आ रही है बच्चों? बोलना पड़ेगा, हटा दूं? हाँ सर। तो यहाँ पे इस बच्चे को कायदे से कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स बदल देने चाहिए थे। आइए इसकी इंग्लिश पढ़ा दूं आपको, अब आप समझ भी पाओगे। कहता है ये आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दोज कॉम्प्लेक्सेस, उस कॉम्प्लेक्स के द्वारा शो जो दिखाई जाती है, विच आर कंपाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। कैटायन आयन दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। और होती कैसे है? लिखा है इट अराइजेज ड्यू टू लिगेंड्स between the cationic and anionic, it arises due to ligands exchange। बेटा लिखना चाहिए इसको, ligands क्या लिखना चाहिए? ligands exchange किसके बीच में? between the cationic and anionic complex entities। हेलो, चलो हटा रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट, आखिरी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, लिंकेज आइसोमरिज्म। एक्चुअली लिंकेज भी नाम से समझ में आ रहा है, हमें पता है सर कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो एम्बीडेंटेट होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा डोनर साइट होती हैं पर किसी टाइम पे एक ही एक्टिव रहती है। तो वही बोल रहा है इंग्लिश में। एग्जाम्पल देख लीजिए पहले कि कोबाल्ट है 5 अमोनिया और NO2 है, Cl2 के साथ येलो कलर का रंग भूल भी सकते हो बेटा आप जो बोर्ड्स के लिए। और कोबाल्ट है, अमोनिया है, लेकिन अब NO2 की जगह ONO है। तो लिगेंड्स तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन लिंकेज अलग होने के कारण नाम बदल रहा है, यानी कि ढांचा बदल रहा है। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अमोनिया जुड़ा है, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इंग्लिश पढ़ लो कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच कंटेन एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, स्ट्रक्चरल समाप्त होती है। 4 प्रकार के स्ट्रक्चरल देखिए अपन ने, बस 10 मिनट का समय और लूंगा मैं। स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन हमको ऑलरेडी पता है, एक बार फिर से सुन लेते हैं। कहता है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है, सेम एटम टू एटम लिंकेज होता है, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम है, बट डिफरेंस इन किसमें? स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम या आयन आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज स्टीरियो आइसोमरिज्म। पता ही है।
सब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम, ढांचा तो यहाँ पे एटम टू एटम लिंकेज सेम, लेकिन फिर भी 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन अलग। ये कैसे होता है सर इसमें, आइए देखें। ये भी वही होता है ऑर्गेनिक जैसा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आइए देखें, ज्योमेट्रिकल पहले है बेटा फर्स्ट, तो ज्योमेट्रिकल में पहले इंग्लिश लिख रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दिस इज ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अब बच्चों यहाँ पे ना ज्योमेट्रिकल एक्चुअली सिस ट्रांस जैसी ही है जैसे ऑर्गेनिक में होती थी। कहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑब्जर्व कर पाओगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, तब ना मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम आएगा और ढांचा भी सेम आएगा, यानी कि सेम एटम टू एटम लिंकेज। क्यों? क्योंकि एटम टू एटम भी अगर बदल गए, एम्बिडेंट हो गया, तो स्ट्रक्चरल हो जाएगा, तो फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, तो लिंकेज भी सेम होनी चाहिए। कहता है लिगेंड्स कैन ऑक्यूपाई पोजीशन नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि सिस, और ऑपोजिट टू ईच अदर यानी कि ट्रांस। तो मतलब सर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल वही सिस ट्रांस ही है। कैसे होगी सर, आओ दिखाऊं। ज्योमेट्रिकल की बात कोई समझाने के लिए रोमन नंबर 2 लिखा है। कहता है सच आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3। वैसे तो सच्चाई है बच्चों, कम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स नेचर में दिखते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं मैं कि 2-3 वाले नहीं दिखाते। तो कौन दिखाते हैं, 4 और 6 वाले। कैसे, आइए देखें। बी लिखा है, जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है ये बहुत कॉमन है कॉम्प्लेक्सेस के साथ, लेकिन कौन, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, बोलना पड़ेगा, ML4। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा हूं। 4। और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 6। अच्छा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपने वर्नर थ्योरी में देखा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो केवल ऑक्टाहेड्रल ही स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बच्चों 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म केवल कौन सा स्ट्रक्चर दिखाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्यों सर, लिखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। भले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है पर उनके लिए ज्योमेट्रिकल संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, एज ऑल 4 पोजिशंस आर आइडेंटिकल। हमें पता है बच्चों जो टेट्राहेड्रल सिस्टम होता है उसमें उल्टा सीधा एक समान। आप ये कैसे देखोगे कि ये ऑपोजिट ये सेम, क्योंकि सबके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट है। हेलो, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एक्चुअली शेप किस शेप में होता है, स्क्वायर प्लेनर के शेप में होता है, उसी केस में आप ऑपोजिट और सेम साइड बोल पाओगे और ऑक्टाहेड्रल बोल पाओगे। कैसे, आइए देखें। ये बहुत फेमस है बच्चों, बोर्ड में देखो बता रहा है आपको, कह रहा है ये क्या लिखा हुआ है इसने, ज्योमेट्रिकली लिखा है। कहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लेकिन कौन से, केवल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले। आइए देखें कैसे कैसे दिखा सकते हैं। देखो एग्जांपल देखो, पहले ए फॉर्म लिख रहा है ये Ma2B2, एग्जांपल लिख रहा है Ma2B2 का। M मतलब मेटल, A2 मतलब कोई लिगेंड है 2 और कोई दूसरा लिगेंड है 2, जैसे अमोनिया 2 और क्लोरीन 2। कहता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। कैसे, सामने देखो, प्लैटिनम को इधर रखा, 2 अमोनिया ऑपोजिट हैं, ये हो गया ट्रांस, क्लोरीन भी बोल सकते हो पर किसी को बोल दो, बात एक है, और सेम साइड हो गया तो सिस। अब बच्चे तो तभी बोल सकते हो ना जब ये 90 डिग्री स्क्वायर प्लेनर हो, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हो। हेलो, मॉलिकुलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, देख लेना, नाम भी सेम लिखोगे, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है। तो ज्योमेट्रिकल मतलब सिस ट्रांस। नेक्स्ट Ma4 कहता है ये नहीं दिखाएगा, खुद ही समझ सकते हो क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि अलग पोजीशन बनाओ, कहाँ सेम कहाँ ऑपोजिट करोगे। तो हालांकि लिखना नहीं चाहिए पर फिर भी लिखा है कि Ma4 टाइप के लोग नहीं दिखाएंगे, भले स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो उनकी। नेक्स्ट अगला कौन दिखाएगा, Ma3 भी दिखा सकते हैं, सोच लो, भले इनकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो ये भी नहीं दिखा पाएंगे। क्यों, सेम और ऑपोजिट कैसे कहोगे, नहीं बोल सकते, कोई तकलीफ। DMABCD ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, देखो टिक लगा है, हाँ। कैसे दिखाएगा, देखो फोटो बना रहा है, ये फोटो मैं भी आपको बनवा दूं, देखो M, अच्छा यहां पे सिस ट्रांस बोलना उचित नहीं है, लेकिन ये आइसोमरिज्म दिखाएगा। कैसे भाई, A ऑपोजिट है B के, हेलो,
ए ऑपोजिट है सी के, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में देख लो ना, बाकी दो जो भी हो, और ए ऑपोजिट है डी के, यहां बाकी दो जो भी हो। हेलो, हाँ सर। अच्छा, जो बच्चों इसने बाजू चांदे में लिखा हुआ है ना, ये सब आप गौर भी मत करना। क्यों? इसने शीट ईट आर्काइव्स आर्काइव्स लगाई होगी, और जेई के सवालों में मैंने बोला होगा इंपोर्ट करो, तो इसने किया भी है। लेकिन अभी आप ये पंचायत नहीं करिएगा, कोई दिक्कत, मैं जितना बताता जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग के साथ साथ लिखते जाना। हेलो, देखो ये डी में इसने इंग्लिश में लिखी हुई है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, कहता है बट दे विल शो जीआई बट नॉट सिस ट्रांस। सिस ट्रांस नहीं कहला सकते क्योंकि सेम ग्रुप तो है ही नहीं। हेलो, EZ दिखाएंगे सर ये। हाँ, वो बात छोड़ते हैं अभी, है ना, बाकी लोगों को समझ में आता है। हेलो, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल कैसे दिखाएंगे, यानी कि सिस ट्रांस। देखो फॉर्म देखते चलो। सबसे पहले कहता है ए फॉर्म। ए फॉर्म क्या है? MA4B2, मतलब 4 एक जैसे 2 एक जैसे। कैसे दिखाएंगे? ऑक्टाहेड्रल तो है ही सर। ये सिस और ये ट्रांस क्यों लिखा है? क्योंकि ये देखो ये 90 डिग्री पे हैं ये दोनों बी। हेलो, दोनों बी ऑपोजिट हैं, तो ये फॉर्म को अगर सिस कहूंगा तो इसको ट्रांस बोल सकता हूं। हेलो, हाँ सर। नेक्स्ट एम्बीडेंटेट, सॉरी एम्बीडेंटेट बोल रहा हूं, बाइडेंटेट। ए क्या है? बाइडेंटेट, जिसके दोनों डोनर साइड सेम हो, इसलिए ए मतलब बाइडेंटेट, लेकिन दोनों डोनर साइड ए यानी कि सेम हो। तो बाइडेंटेट लिगेंड जो सेम डोनर साइड वाले हों, और कोई मोनोडेंटेट B2, जैसे कि कोबाल्ट EN, यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, EN2Cl2। अब खुद बताओ बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सर क्लोरीन भले 2 है, EN भले 2 है, पर हर EN कितने एटम के थ्रू लिगेट करेगा? 2, तो 2 2 जा 4, और ये 4 और 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कि नहीं है? बोलो हेलो। हाँ सर। अब मैंने आपको कल की जो पहली क्लास थी उसमें छुड़वाया था ये बात। मैंने ना जब वहाँ EN लिखा था तो उसको ऑक्टाहेड्रल बना दिया था धोखे से। देखो यहाँ ऑक्टाहेड्रल में कैसे बना रहा हूँ, एक बार आपके साथ बना लेता हूँ। जैसे कोबाल्ट है, पहले आप ऑक्टाहेड्रॉन ड्रॉ कर लो। ऑक्टाहेड्रॉन ऐसे ड्रॉ करते हो ना, 4 बॉन्ड एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ड्रॉ करते हो। हेलो, यस सर। आपको बोर्ड्स में भी ऐसे काम करना है ना। अब मान लो जो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि एथिलीन डायमीन, वो ऐसे लिगेट कर रहा है और ऐसे लिगेट कर रहा है, CL ऑपोजिट आ गए। इस ज्योमेट्रिकल फॉर्म को क्या बोलोगे बच्चों? ये सिस है कि ट्रांस है? ऑपोजिट दिख रहा है कि सेम साइड दिख रहा है? सेम साइड। अरे बाप रे भाई, मुझे लगता है पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। ये ऑपोजिट नहीं दिख रहा बेटा। बाकी लोगों को ही तो जागा होगा कि सबके भजिए तल गए। है ना ट्रांस बच्चों? हेलो, हाँ सर। बाप रे, ठीक है भैया, मैं छोड़ रहा हूँ, रुक जाओ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, अब देखो सिस भी कैसे ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, होता नहीं है बच्चों से, इसलिए मैं एक बार आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कोबाल्ट, पहले उसका ऑक्टाहेड्रॉन ड्रॉ कर दो, ये एक प्लेन में, ये आउटसाइड द प्लेन, ये इनसाइड द प्लेन, और फिर लिगेंड लगा दो। कैसे? एथिलीन डायमीन पहले इन 2 के साथ, हेलो, फिर एथिलीन डायमीन इन 2 के साथ। समझ रहे हो ना कैसे ड्रॉ किया जाता है? और इधर CL। बात समझ रहे हो? हेलो, हाँ सर। अब ये 90 डिग्री पे आ गया, तो ये क्या मतलब सेम साइड हो गया, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? सिस फॉर्म। हेलो, हाँ सर। कोई तकलीफ बाकी लोगों? नहीं सर। चलो 5 मिनट की एनर्जी और बची है, बस 2 पन्ने और हैं। पढ़ा दीजिए सर। चलो नेक्स्ट नोट है बेटा, नोट है फैक-मर आइसोमेरिज्म। अब बच्चों यहां पे ना एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नॉमेनक्लेचर पता भी होना चाहिए, ये बोर्ड्स भी पूछते हैं। फैक मतलब फेशियल, मर मतलब मेरिडियोनल। आइए देखें ये क्या है। कहता है, पहले इंग्लिश बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आप
देसी भाषा सुन लो, MA3B3 के फॉर्म ये काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। MA3B3 का एग्जाम्पल जैसे कोबाल्ट के साथ 3 अमोनिया है और 3 NO2 है। अब ये फेशियल और मेरिडियोनल यानी कि फैक और मर कब दिखाएंगे? शायद हम सब जानते हैं ऑक्टाहेड्रल में 8 ट्राइंगुलर फेस होते हैं, जानते हो कि नहीं? देखो इस बच्चे ने सुंदर सी फोटो बनाई हुई है, पहले इससे M बनाया है और ऑक्टाहेड्रॉन बनाया है, और पेंसिल से आपको ये दिखा रहा है कि ये जो 3A हैं बच्चों, ये एक ट्राइंगुलर फेस में आ रहे हैं। देखो ये ट्राइंगुलर फेस इसने पेंसिल से ड्रॉ किया, दिख रहा है? यस सर। वैसे ये भी नीचे वाले के साथ ये भी इसने एक ट्राइंगुलर फेस ड्रॉ किया है। कौन सा? ये 2, और नीचे की तरफ एक ट्राइंगल बन रहा होगा। हेलो हेलो, आप ऊपर वाला ही देख लो, ये आपको ज्यादा आसानी समझ में आएगा। ये एक ट्राइंगल है ऐसा, तो ये ट्राइंगुलर फेस में तीनों सेम है। ऐसे ओरिएंटेशन को हम कहते हैं फैक आइसोमर, फेशियल आइसोमर। हेलो, कि एक ट्राइंगुलर फेस में सिमिलर लोग आ रहे हैं। हेलो, अच्छा। अब मेरिडियोनल यानी कि मर आइसोमर कब होगा? जब नहीं आएंगे। और कहां आएंगे? जो सिमिलर है ना बच्चों, जो सिमिलर हैं वो एक मेरिडियोनल प्लेन में आएंगे। मतलब अगर आप यहां पे मेरिडियोनल प्लेन मतलब जो इसको एक हिस्से में ऑपोजिट मतलब बराबर हिस्से में काट दे, तो इस मेरिडियोनल प्लेन को अगर देखोगे तो इसमें ऑपोजिट लोग हैं। कौन? A और B। अगर आप इसके केस में मेरिडियोनल प्लेन को देखोगे, इसको कहीं से भी आधे से मार दो भाई, BB, इधर से काट दो तो AA, इधर से काट दो तो BB। हेलो, तो जब सिमिलर लोग एक मेरिडियोनल प्लेन में आए उसको कहते हैं मर फॉर्म। हेलो, अब ये भी सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन का फर्क है, लेकिन वो ओरिएंटेशन का फर्क ज्योमेट्रिकली होने से जो नॉमेनक्लेचर है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पर इसका नॉमेनक्लेचर फैक मर कहलाता है। इंग्लिश पार्ट सुन लो, कहता है अगर 3 डोनर एटम होते हैं सेम लिगेंड के, ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन एट कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेस, द आइसोमर इज कॉल्ड फेशियल। कॉर्नर में आएंगे तो ट्राइंगुलर फेस बना लेंगे। कहता है व्हेन द पोजीशन आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रन, मेरिडियन मतलब जो इसको इक्वल हाफ्स में काट दे। जब सेम मेरिडियनल प्लेन को अक्वायर करते हैं वी गेट मेरिडियनल आइसोमर, जिसको मर फॉर्म कहते हैं। कोई तकलीफ? नो सर। कोई तकलीफ? बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, यहां से हम, हाँ बेटा, यहां से खत्म होता है स्टीरियो आइसोमर्स का फर्स्ट यानी कि ज्योमेट्रिकल। अब स्टीरियो आइसोमर्स का सेकंड यानी कि ऑप्टिकल बहुत छोटा बच्चों, 2 पन्ने का है। खत्म कर दूं? चलो सुनो, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं? सर ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होती है, ठीक है सर, लेकिन वो अलग ओरिएंटेशन होने के कारण वो लाइट के प्लेन को रोटेट करने की टेंडेंसी अलग रखते हैं, बस, और कोई फर्क नहीं होता। कुछ लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जो क्लॉकवाइज घुमाते हैं उनको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उसको लीवो रोटेटरी। तो कॉम्प्लेक्सेस में भी सेम कहानी है। रोमन नंबर में वही इंग्लिश लिखाई है मैंने कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं आर मिरर इमेजेस। अच्छा, फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते तो मिरर इमेज होते थे, लेकिन कैसा मिरर इमेज? नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैसा मिरर इमेज? वैसा ही यहां पे भी वैलिड है। तो कह रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के केस में आर मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर। दीज आर ऑल्सो नोन एज enantiomers and the 2 forms are called dextro and levorotatory depending upon the direction in which they rotate the plane of polarized light। सेम बात है यहां पे भी। रोमन नंबर 2, बस ये जानकारी है। अब कहता है कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड टेट्राहेड्रल शेप शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। उल्टा है बच्चों, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और टेट्राहेड्रल था तो वो ज्योमेट्रिकल नहीं दिखा पाएगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और टेट्राहेड्रल है तो ऑप्टिकल दिखा सकता है। लेकिन कब? जब कायरलिटी हो। कायरलिटी मतलब जब मेटल के साथ चारों लिगेंड अलग अलग हों, ABCD। हेलो,
और कह रहा है उसी के ज्योमेट्रिकल के एकदम उल्टा, कहता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और शेप स्क्वायर प्लेनर है तो वो नहीं दिखा पाएंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि सर अगर एम भले कायरल यानी कि ABCD भी हो, पर अगर ये एक प्लेनर ज्योमेट्री है तो इसी प्लेन के अलोंग इसको काट दो, आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या? इसी प्लेन के अलोंग अगर इसको काटो तो इसके ऊपर भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं है, तो सिमेट्रिकल हो गया ना इस प्लेन के अलोंग। और कोई भी चीज जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाता है, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाता है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। हेलो यस सर। हेलो, बाकी लोगों हेलो। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात है और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी बन जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो टेट्राहेड्रल हो वो भी सारे नहीं, जो MABCD फॉर्म के, मतलब कायरलिटी होनी चाहिए, रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए लिगेंड्स का, और स्क्वायर प्लेनर नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। वैसे ही रोमन नंबर 3 कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैन शो, वैसे 6 तो ऑक्टाहेड्रल ही होता है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, लेकिन सारे नहीं। किस फॉर्म के? इन फॉर्म्स के। पहला फॉर्म क्या है बच्चों? मेटल है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और Cl2 मतलब मोनोडेंटेड 2 ठो। अच्छा, अब याद करो बच्चों, ऐसा एग्जाम्पल हमने अभी अभी पढ़ा है। सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखा सकते हैं, याद है? हेलो, हाँ सर। अच्छा, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में 2 फॉर्म होते हैं, सिस और ट्रांस। फिलहाल मैं एक फॉर्म बना रहा हूं। कौन सा फॉर्म? सिस फॉर्म। देख लो सिस फॉर्म को, 2 EN यहां लगा दिए, Cl यहां है, ये मैंने मिरर लगाया और एग्जैक्टली इसका मिरर ड्रॉ कर दिया। मतलब ये Cl आ गया इधर, ऊपर वाला Cl आ गया इधर, ये EN पहुंच गया पीछे, और ये नीचे वाला EN पहुंच गया नीचे इधर। कोई दिक्कत? नो सर। ये ड्रॉ कैसे करते हैं? पहले कोऑर्डिनेशन एंड वो ऑक्टाहेड्रल बना के ऐसे करके जोड़ दो, और फिर ऐसे ओवरऑल चार्ज लगा दो +2। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब खुद बताओ, क्या अगर मैं इसको उठा के सीधा सीधा उठाओ और इसके ऊपर रखो, क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं? नहीं। तो क्या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज यानी कि एनांशियोमर्स हो गए? हाँ। तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं? हाँ। हेलो, हाँ सर। ये ज्योमेट्रिकल भी दिखा सकता है, ऑप्टिकल भी दिखा सकता है, लेकिन इसका ये कौन सा फॉर्म दिखा रहा है? ये चीज इस फॉर्म। क्या इसका ट्रांसफॉर्म दिखा सकता है? आइए नेक्स्ट पेज में देख लें, ये बहुत फेमस है बेटा। बात देख लो, लिखा है ट्रांसफॉर्म विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। भले ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा। क्यों? जरा ट्रांस को बनाओ, बनाया, मिरर रखो, रखा, फिर ट्रांस को बनाओ, सर Cl आ गया इधर, नीचे वाला आ गया इधर, ये EN आ गया इधर, दूर वाला EN चला गया दूर, राइट वाले को लेफ्ट वाले में रखो, सुपर इम्पोजेबल हो गया। हाँ सर। और सुपर इम्पोजेबल पता है क्यों हो गया? क्योंकि इसको बीच से काटो, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, मतलब इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया। तो ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्रिकल भले दिखा सकता है, ऑप्टिकल नहीं दिखा सकता। हेलो, क्यों? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हेलो, यस सर। ठीक है। अब ये वाली बात नहीं लिखना बच्चों, हैज़ 3 आइसोमर्स बट ओनली, नहीं, ये सब फालतू बात है, ये सब जो जेई की बात है, ये सब छोड़ दो। हेलो, आगे बढ़ जाऊं? बस खत्म है, नीचे का एग्जाम्पल पढ़ना है बस। नेक्स्ट, आखिरी एग्जाम्पल, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं, एक और फॉर्म दिखा सकता है बच्चों। मेटल और बाइडेंटेड लिगेंड कैसा? सिमेट्रिकल, मतलब दोनों डोनर साइड सेम होने चाहिए, और वो कितने होने चाहिए? 3। कैसे दिखाएगा? ऑक्टाहेड्रल बनाया, ये EN को जोड़ा, मिरर बनाया, ये EN इधर, ये EN, ये बच्चे ने गलत बनाया बच्चों, ये फोटो मैं आपके लिए बना देता हूँ, रुक जाओ, बस ये आखिरी है, बस ये फोटो देख लो मेरे साथ, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। देखो, ये मान लो कोबाल्ट है, कोबाल्ट ही था ना? अरे बोल दो, यस सर। ये ऊपर या हाँ नीचे, सर। ये कोबाल्ट है, ये 4 एक प्लेन में, प्लेन को ऐसे डॉटेड लाइन से जोड़ दिया,
एक ऊपर एक नीचे। ये क्या हो गया मेरा बीच में? मिरर। EN लगाना है मेरे को, है ना? EN लगाता जाता हूँ, पहले यहाँ रैंडम लगा देता हूँ। EN इन दो में हो गया मान लो, EN इन दो में हो गया मान लो, EN इन दोनों में हो गया मान लो। सबसे पहले मैंने ये वाला EN ड्रॉ किया था, इसको ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ होगा? इधर हो जाएगा। हेलो। फिर ये नीचे वाला कैसे ड्रॉ होगा? ये पास इधर हो जाएगा, वहाँ दूर था तो यहाँ आ जाएगा। और ये दूर वाला कहाँ होगा? ये और दूर इधर हो जाएगा। लेफ्ट वाले को उठा के राइट में रखो। सुपर इम्पोजिबल है? नहीं है। नो सर। तो ये नॉन सुपर मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स आर एनांटियोमर्स एंड दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। हेलो। लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कौन क्लॉकवाइज घुमाएगा मालूम नहीं, कोई एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। बच्चों यहाँ से आइसोमेरिज्म भी समाप्त होती है। कल की क्लास से हम ये चैप्टर को ख़त्म